तो हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का रसायन विज्ञान, जो कि 3-4 लेक्चर चल चुका है और चैप्टर का नाम है विलयन। और इसमें हम लोग देखेंगे द्रव्य विलयन के बारे में। तो आखिरकार द्रव्य विलयन होता क्या चीज है, द्रव्य विलयन किस तरीके से किस प्रकार से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। यदि द्रव्य विलयन की बात किया जाए तो द्रव्य विलयन में तो आप लोग जानते हैं कि विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। तो द्रव्य विलयन में जो है विलायक की यदि बात किया जाए, यदि विलायक का बात किया जाए तो विलायक जो है वह द्रव होगा। विलायक क्या होगा? द्रव। यदि विलायक हमेशा द्रव होगा, द्रव्य विलयन की यदि बात किया जाएगा तो विलायक को फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स का मतलब यह है कि केवल विलायक के रूप में हम लोग द्रव ही लेंगे, और विलेय के रूप में जो विलेय है, विलेय के रूप में द्रव भी हो सकता है और विलेय के रूप में आपका गैस भी हो सकता है और विलेय के रूप में आपका ठोस भी हो सकता है। ठीक है, तो विलेय के रूप में ठोस भी लिया जा सकता है, द्रव भी लिया जा सकता है और आपका क्या गैस भी लिया जा सकता है। तो ये तीन तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला चीज जो है आपका द्रव, पहला जो होगा ठोस प्लस द्रव का विलयन, दूसरा होगा द्रव प्लस द्रव का विलयन, द्रव और द्रव का विलयन बनेगा, और तीसरा विलयन आपका होगा गैस प्लस द्रव का विलयन। तो इसमें देखो, ये जो विलायक जो विलेय है, विलेय जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन यदि विलायक की बात किया जाए तो विलायक का मान जो है, विलायक की मात्रा जो है उसको फिक्स कर दिया गया है। विलायक के रूप में केवल द्रव ही लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा द्रव्य विलयन जिसमें विलायक के रूप में द्रव लिया जाता है तथा विलेय ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य विलयन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठोस प्लस द्रव विलयन, ठोस प्लस द्रव विलयन अर्थात द्रव में ठोस को हम लोग घोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यह लिख लें कि आखिरकार द्रव्य विलयन होता क्या चीज है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो द्रव्य विलयन को लिख सकते हैं कि द्रव्य विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय या तो ठोस हो सकता है, या तो या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा द्रव्य विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है तथा विलेय ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, हो सकते हैं हो सकते हैं या होते हैं, यह भी कहा जा सकता, हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य विलयन कहते हैं। उसे द्रवीय विलयन द्रव्य विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया द्रव्य विलयन। तो अब द्रव्य विलयन में हम लोग पढ़ेंगे द्रव प्लस, अब द्रव्य विलयन में हम लोग पढ़ेंगे ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, आपका द्रव में ठोस। मतलब कि अब हम लोग द्रव प्लस ठोस टाइप से विलयन पढ़ेंगे, जिसमें विलायक होगा आपका द्रव और विलेय होगा ठोस। मतलब ठोस में द्रव का मतलब यह है कि अब हम लोग द्रव में ठोस को घोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि इसकी विलेयता को देखा जाए। विलेयता, अब किसकी विलेयता को हम लोग देख रहे हैं? द्रव में ठोस को। तो विलेयता किसका? द्रव में ठोस को, द्रव में
ठोस की विलेयता, विलेयता। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लिखिए कि द्रव में ठोस की विलेयता। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार विलेयता होता क्या चीज है। तो विलेयता को आप लोग ध्यानपूर्वक समझना। विलेयता को यदि परिभाषित किया जाए तो विलेयता को दो तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब दो मेथड से, पहला मेथड जैसे आपने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में विलायक के रूप में, विलायक अर्थात जल, 100 ग्राम विलायक ले लिया गया। कितना? 100 ग्राम विलायक। एक पात्र लिया गया और उस पात्र में 100 ग्राम विलायक लिया गया और इस 100 ग्राम विलायक में अधिकतम कितनी मात्रा, इस 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के कितने ग्राम घुल सकते हैं या कितने ग्राम घोला जा सकता है, वही उस विलयन का क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। समझे? देखो हमने क्या कहा कि एक 100 ग्राम विलयन आपने लिया और इस 100 ग्राम विलयन में, इस 100 ग्राम विलयन में विलेय जो मिलाया जा रहा है, क्या चीज? विलेय। विलेय जो है वो कितना ग्राम मिलाया जा रहा है, विलेय जितना ग्राम घुल सकता है, जितना ग्राम हम विलेय को घोल सकते हैं, वही उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? अरे उस विलयन की विलेयता कहलाएगी। एक चीज और, यह निश्चित ताप पर, ऐसा नहीं कि यह ताप कुछ भी हो, ताप बढ़ाते जाएं, जब ताप बढ़ाते जाएंगे तो विलेयता भी बढ़ती जाएगी, या हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यदि एक निश्चित ताप की बात किया जाए, एक निश्चित ताप पर बात किया जाए तो 100 ग्राम आपका विलायक होगा। 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घुल सकती है, उसे ही क्या कहते हैं? उस विलयन की विलेयता कहते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है, पहला मेथड यह है, हम लोग लिखेंगे क्या बताएं कि पहला मेथड हम लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, 100 ग्राम विलायक की घुलित अधिकतम मात्रा, घुलित अधिकतम मात्रा उस विलयन का या उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। मतलब कि विलेय पदार्थ की मात्रा वो भी किसमें? ग्राम में होगा। विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में। हमने क्या बताया कि आपका यह बताया कि 100 ग्राम विलायक आपने लिया, 100 ग्राम विलायक लिया आपने और उस 100 ग्राम विलायक में, उस 100 ग्राम विलायक में आपका विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घुल सकती है? विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम कितना हम लोग घोल सकते हैं, वही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा। तो वही लिखा गया कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलेय पदार्थ की घुलित अधिकतम मात्रा, मतलब विलेय पदार्थ कितना घुल सकता है, घुलित अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो यह पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यह पहला रूल है, यह पहला तरीका। दूसरे तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपने एक विलयन बनाया, ठीक है, विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन है। अब उस 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अर्थात विलेय की मात्रा कितनी घुल सकती है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी घुल सकती है, वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। लिखते हैं। दूसरा मेथड यह है
कि 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय की अधिकतम मात्रा घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की विलेय के मोलों की अधिकतम मात्रा विलेय के मोलों की अधिकतम मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो यह दोनों तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं विलेयता को। पहला तरीका यह हो गया और दूसरा तरीका यह कि 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के विलेय के मोलों की संख्या घुलित विलेय के अधिकतम मोलों की संख्या, मतलब उसमें कितना ज्यादा विलेय पदार्थ की मात्रा जो भी घुल जाएगी, जितना अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मात्रा घुल जाएगी, वही उसकी क्या कहलाती है? उस विलयन की विलेयता कहलाती है। समझ में आ गया? तो यह दो तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यदि इसके मात्रक की बात किया जाए, तो मात्रक को ज्ञात किया जाए तो किस तरीके से मात्रक हो सकता है? यह क्या है कि 100 ग्राम में हम लोग घोल रहे विलेय पदार्थ के ग्राम, कितने ग्राम घोला जा रहा है, तो ग्राम प्रति क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति 100 ग्राम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति 100 ग्राम। और इसका क्या हो जाएगा? मोल प्रति 1 लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मात्रक, तो दोनों का मात्रक क्या होगा? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे यह देखेंगे कि द्रव में ठोस को हम लोग घोल रहे थे, तो द्रव में ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि अब इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, मतलब कि इसकी विलेयता को कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। प्रभाव मतलब कि यह क्या है? उसके किस तरीके से वह प्रभावित करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है, तो पहली हेडिंग हम लोग इसमें पढ़ेंगे विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो हम लोग विलेय और विलायक की प्रकृति देखें, उससे किस तरीके से यह प्रभावित करेगा। तो जैसे यदि विलेय और विलायक की प्रकृति की बात किया जाए तो एक चीज आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों का स्वभाव जो है वो जैसा है, अगर अच्छा तरीका है, अच्छा स्वभाव, तो आप एक अच्छे माहौल में रहना चाहेंगे। और जो थोड़ा होता है ना कि जो पियक्कड़ी टाइप होते हैं, तो वो उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो मतलब जिसका स्वभाव जैसा होता है वो उसके साथ रहना चाहता है। तो यहां पर भी वही है कि जो आपका विलेय और विलायक की प्रकृति, यदि विलायक की प्रकृति जो है वह ध्रुवीय हो, अब ध्रुवीय क्या, जैसे कि जल जो है, जल आपका ध्रुवीय है, यह एक ध्रुवीय विलायक है। अब क्या ध्रुवीय क्या चीज होता है कि जो आयनों के रूप में टूट जाए, जैसे कि यदि जल को देखा जाए, जल का फार्मूला क्या था? H2O। तो यदि इसको देखा जाए तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट जाता है। तो यह क्या, यह एक ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवीय विलायक जो है वह ध्रुवीय विलेय में ही अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, मतलब कि समान समान को घुलता है। एक कंसेप्ट, समान समान को घुलता है, जैसा व्यवहार वैसा दूसरे के साथ होना चाहिए, होता है ना। तो यहां पर भी जो है यह ध्रुवीय विलायक है, तो यह अपने जैसे विलेय को ढूंढता है और उसको ही अपने अंदर अच्छी तरीके से घोलता है। ठीक है, तो जैसे आपका यह जल है, यह ध्रुवीय विलायक है, और यह इसमें यदि नमक NaCl को घोला जाए तो NaCl बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुलता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि यह आपका नमक जो है यह ध्रुवीय विलेय है, तो समान समान को घोलता है। जैसा
व्यवहार जिसका होता है वो उसी के साथ रहना पसंद करता है, उसी के साथ अच्छे तरीके से दोस्ती बनाता है। यहां पर भी यह है कि जो जल है ध्रुवीय विलायक, और वह ध्रुवीय विलय को ही आपस में क्या करेगा, घोलेगा। यदि ध्रुवीय विलायक, यदि NaCl को ही NaCl NaCl को यदि बेंजीन में घोला जाए, किसमें, बेंजीन में, ठीक है, ये बेंजीन में यदि घोला जाए तो यह बेंजीन में अच्छे तरीके से नहीं घुलता है। बेंजीन में क्या आता है कि बेंजीन में नमक घुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो बेंजीन है यह अध्रुवीय विलायक है। तुमने बताया ना कि जैसा व्यवहार उसी के साथ वह रहना चाहेगा, उसका जैसा व्यवहार होगा उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा, उसी के साथ दोस्ती करना चाहेगा। तो यहां पर भी यही है, NaCl का व्यवहार इससे जरा सा भी नहीं मैच करता, तो ये इससे नफरत करता है कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन यह जाता है जल के पास तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से घनिष्ठता हो जाती है, जो कि एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी कि विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात विलेय आपका ध्रुवीय है तो वह ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। यदि विलायक आपका अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलेय ही उसमें घुलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही, ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, घुलते हैं। आगे बात समझ में। तो यह पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब जैसे यदि उदाहरण में आप लोग लिखना चाहेंगे तो उदाहरण में आप लोग लिख लेना, जैसे कि आपका क्या NaCl और प्लस क्या, NaCl के साथ आप जल ले लें H2O, तो यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुलता है, ये उदाहरण के रूप में। दूसरा क्या है कि अब अध्रुवीय विलायक क्या है, वो अध्रुवीय विलायक के साथ ही घुलना चाहेगा। तो दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, ठीक है। जैसे यदि बात किया जाए नेप्थिलीन, नेप्थिलीन, नेप्थिलीन की जो गोलियां होती है, नेप्थिलीन की गोली, नेप्थिलीन जो होता है वह बेंजीन में वो किसमें घुल जाएगा, नेप्थिलीन ये आपका एक अध्रुवीय विलेय है। तो अध्रुवीय विलेय है, हमने बताया बेंजीन, बेंजीन भी आपका अध्रुवीय विलायक है, तो यह एक दूसरे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुलेंगे, तो यह हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में अब एक चीज और, एक पॉइंट और इसमें, तीसरा अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं। आ गई बात समझ में। और इसी के तरीके से यह टॉपिक, यह वाला जो है, यह हेडिंग कंप्लीट हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो है प्रभाव, अगला प्रभाव में हम लोग देखेंगे, मिटाने वाला कहां गया हमारा, हाँ यहाँ पे। तो पहला तो यह हमने देख लिया कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति हम लोगों ने देखा। दूसरा जो है, दूसरी प्रकृति हम लोग देखेंगे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव।
अब ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, यदि ताप के प्रभाव की बात किया जाए तो ताप का प्रभाव किस तरीके से कार्य करता है। अब देखो, यदि मान लिया जाए ताप के प्रभाव में यह देखा जाए कि जैसे आप जल में, जैसे जल है और जल में जब आप चीनी को घोलते हैं, चीनी को जब घोलते हैं या NaCl को ही, NaCl नमक को ही घोलते हैं, जब ये आपका है जल, तो जल में जब आप NaCl को या चीनी को घोलते हैं तो होता है कि सामान्य ताप पे यदि घोलते हैं तो वह घुल जाता है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह घुलना बंद हो जाता है। लेकिन एक चीज और, यदि उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, जो विलयन बना रहे हैं आप, जिस जल में जब चीनी को घोल रहे हैं या नमक को घोल रहे हैं, तो तापमान जब आप बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या चीज है, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो विलयन में जो है, विलयन में NaCl या चीनी की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात हो गया क्या कि विलयन का तापमान बढ़ाने पर, विलयन का तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, विलय की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट यह हो जाएगा, ताप के प्रभाव में, ताप के प्रभाव में पहला पॉइंट यह हो जाएगा कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विलयन की विलेयता क्या हो जाती है, विलयन की विलेयता, विलयन की विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती। अब यदि विलयन की, जब तापमान बढ़ा रहे हैं तो विलयन की विलेयता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। यदि तापमान हम लोग कम कर दें, तापमान कम करेंगे तो क्या होगा, तापमान कम करने से विलयन की विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। तो दूसरा पॉइंट, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विलयन की विलेयता, सॉरी बढ़ाने पे, वहां बढ़ाने पे वाला हो गया है, यहाँ पे घटाने पे लिख लीजिए, घटाने पर विलयन की विलेयता, विलयन की विलेयता घट जाती है, घट जाती है। एक चीज और आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि यदि आप, वो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो, प्रक्रम ऊष्माक्षेपी का मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया हो, ऐसा विलयन आप बना रहे हैं कि जब जल में विलय को घोला जा रहा है तो उसमें से ऊष्मा मुक्त हो रही है। जब विलय को विलायक में घोला जा रहा है तो यह जो घोलने के बाद यह विलयन बन रहा है, यह विलयन बन रहा है, तो विलयन के साथ ही साथ ऊष्मा यदि मुक्त होती है, इसके साथ क्या, यदि ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, तो यह प्रक्रम कैसा कहलाएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी मुक्त होती, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यदि ऐसी अभिक्रिया हो, ठीक है, तो जब इसमें पहले से ही यह अभिक्रिया कर रहे हैं तो यह ऊष्मा अपने पास रखना ही नहीं पसंद करती, अपने पास रखना ही नहीं पसंद करती, तो क्या होगा, तो यदि हम तापमान और दें तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, क्या होगी, विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, तो इसमें लिखना क्या है कि इसमें टॉपिक आप समझ लीजिए कि यदि ऐसा हो आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का मतलब कि ऊष्मा मुक्त होती है, विलयन बनाने पे ऊष्मा जब मुक्त होती है तो उस कंडीशन में तो आप लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में विलयन की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। यदि ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो, ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या होता है कि यदि विलयन को विलय
जो विलेय है, विलेय को विलायक में घोला जा रहा है और घोलने के लिए उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, इसे घोलने के लिए उष्मा हमको पहले से ही देना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में जो विलयन बनेगा, तो विलेय को विलायक में घोलने के लिए उष्मा दिया जा रहा है। तो जब उष्मा दिया जाता है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी प्रक्रम। मतलब उष्मा दिया जा रहा है, वह उष्मा का अवशोषण करता है, तो उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। तो जब उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस समय विलयन की विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 2 पॉइंट यहां से हो गया। आप लोगों को याद रखना है, यह न्यूमेरिकल में पूछ देता है कि यदि विलयन की प्रक्रम यदि उष्मा क्षेपी हो तो उसकी विलेयता घट जाती है, बढ़ जाती है या बराबर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं, यह हो सकता है। तो जब उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है तो विलयन की विलेयता क्या होती है? क्या होती है? उष्मा क्षेपी प्रक्रम में विलयन की विलेयता घट जाती है तापमान बढ़ाने पर। ठीक, तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे को यह पता चले कि यहाँ पे दिनेश सर द्वारा आप लोगों को पूरे साल फ्री में क्लास 12 या क्लास 10 का भी आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12 के लिए हम केमिस्ट्री आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। इसके कुछ दिन पहले ही आप लोगों को कुछ दिनों से यह वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए काफी हमें कष्ट है, काफी कुछ काम था जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से आप लोगों को निरंतर लगातार वीडियो मिलती रहेंगी और सभी अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दो और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मिलते अगले दिन, धन्यवाद।